मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। भोला को ट्रेन में नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर रात का अंधेरा दौड़ता रहा और वो बस उसे देखता रहा, बिना सोचे बिना महसूस किए। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए थे गांव गए हुए। शहर ने इतना वक्त ले लिया था कि पता ही नहीं चला कब दूरी बढ़ती गई। पहले मील में, फिर महीनों में, फिर किसी अनजान बेगानापन में। माँ का फ़ोन आता था हर रविवार को। वो बताती थी खेत कैसे हैं, बाबा का घुटना कैसा है, पड़ोस में क्या हुआ, और भोला सुनता था, सिर्फ हाँ हाँ करता था और फिर फ़ोन रख देता था। मगर जिग्नेश की चिट्ठी ने कुछ और ही किया था। वो लिफाफा जब आया था हस्तलिखित मोटे कागज़ पर, तो भोला एक पल के लिए ठहर गया था। आजकल कोई चिट्ठी नहीं लिखता, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल है। मगर जिग्नेश ने चिट्ठी लिखी थी। लाल रंग का शादी का कार्ड था। अंदर देवनागरी में लिखा था, भोला भाई तुम नहीं आए तो शादी अधूरी है, बस आ जाओ। उस एक लाइन ने 3 साल की सारी थकान तोड़ दी। ट्रेन रात के 9 बजे पहुंची। बस स्टैंड से एक लोकल बस मिली। भोला बस में बैठा रहा, झोला गोद में, आंखें बाहर। रास्ते में छोटे छोटे कस्बे आए। बस में सवारियां घटती गई। रात के 10:30 बजे जब बस गांव के बस स्टॉप पर रुकी तो भोला अकेला था उतरने वाला। बस चली गई। धूल का एक बादल उड़ा और बैठ गया। भोला ने घड़ी देखी, 10:33। अंधेरा गहरा था। बस स्टॉप पर एक टूटा सा बोर्ड था जिस पर गांव का नाम लिखा था। एक बेंच थी जिसकी एक टांग टूटी थी। कोई नहीं था। एक कुत्ता दूर कहीं रोया और चुप हो गया। भोला को डर नहीं लगा, यही उसकी गलती थी। गांव यहाँ से 5 किलोमीटर था। रास्ता पुराना जंगल और खेतों के बीच से जाता था। भोला इसी रास्ते से सैकड़ों बार गया था। बचपन में, लड़कपन में। वो जानता था यहाँ का हर मोड़, हर पेड़। उसने फ़ोन निकाला, नेटवर्क नहीं था जैसा कि हमेशा होता था इस इलाके में। उसने टॉर्च चलाई और चलने लगा। रात की हवा में खेतों की गंध थी, मिट्टी, पुआल और कुछ और जो बस गांव की होती है, जिसका नाम नहीं होता। भोला को अच्छा लगा। शहर में हवा में सिर्फ पेट्रोल और दोपहर की धूल होती है। यहाँ हवा सांस लेती थी। वो चलता रहा। जंगल शुरू हुआ तो पेड़ों की परछाई लंबी हो गई। टॉर्च की रोशनी बस एक छोटा सा घेरा बनाती थी। उसके आगे बाकी सब अंधेरे में था। कहीं झींगुर बोल रहे थे, कहीं पत्ते सरसराते थे। ये सब आवाज़ें जानी पहचानी थी। तभी एक आवाज़ आई जो जानी पहचानी नहीं थी, या शायद थी मगर इस वक्त नहीं आनी चाहिए थी। राम नाम सत्य है। पहले भोला को लगा वो गलत सुन रहा है। रात के जंगल में कान अजीब अजीब चीज़ें सुनने लगते हैं। मगर आवाज़ फिर आई, धीमी, एक लय में, कई गलों की आवाज़ मिली हुई। राम नाम सत्य है। भोला रुक गया। यह आवाज़ वो होती है जो तब उठती है जब कोई इस दुनिया से जाता है। अर्थी के साथ चलने वाले लोग बोलते हैं ये एक तरह की विदाई, एक तरह की गवाही कि जो गया
वो सच में गया। मगर रात के 10:30 बजे जंगल के बीच ये बात भोला को अटपटी लगी। उसने टॉर्च की रोशनी उधर मोड़ी जहां से आवाज आ रही थी, और तभी वो दिखे 4 आदमी कंधों पर अर्थी उठाए धीमे कदमों से चले आ रहे थे। सफेद कफन में लिपटा एक जिस्म था उस अर्थी पर। बांसों से बनी, फूलों से सजी टॉर्च की रोशनी में उनके चेहरे दिखे धूसर, थके हुए, जैसे बहुत दूर से आ रहे हों। भोला एक तरफ हट गया रास्ते से। उसने सोचा शायद किसी बुजुर्ग का देहांत हो गया होगा, रात को शमशान ले जाना होगा। गांव में ये होता है। उसे याद आया उसके बाबा ने एक बार बताया था कि किसी किसी जाति में रात को भी अंतिम संस्कार करते हैं। मगर कुछ था जो उसे रोक रहा था। वो चारों आदमी, उनके चलने का तरीका अजीब था। कदम उठते थे मगर आवाज नहीं आती थी। जंगल के कच्चे रास्ते पर पत्ते थे, टहनियाँ थी, मगर उनके पांव कुछ तोड़ नहीं रहे थे। भोला ने नीचे देखा, उसके खुद के पांव तले पत्ते चटक रहे थे, मगर उन चारों के नहीं। फिर भी भोला ने खुद को समझाया, रात है, डर है, दिमाग चालें खेलता है। और तब वो गलती हो गई। भोला को आज भी नहीं पता कि उसके मुंह से वो सवाल क्यों निकला। शायद वो घबराहट थी जो सवाल बनकर बाहर आई। शायद वो अकेलापन था जो किसी से बात करना चाहता था। शायद कुछ और। उसने उनमें से एक की तरफ कदम बढ़ाया और पूछा, भाई कौन गुजर गया? चारों रुक गए एक साथ, जैसे किसी ने एक ही तार से चारों पुतलों को रोक दिया हो। फिर उन्होंने अर्थी को धीरे धीरे जमीन पर रख दिया। भोला के पांव वहीं जम गए। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। जुलाई की रात थी, गर्मी थी, पसीना था, मगर वो ठंडक कहीं और से आई थी। चारों आदमियों ने एक साथ भोला की तरफ देखा। उनकी आंखें थी मगर उनमें कुछ था नहीं। जैसे कोई कमरा हो जिसमें रोशनी ना हो, जैसे कुएं में झांको और नीचे सिर्फ अंधेरा दिखे। उनमें से एक ने, जो सबसे आगे था, अर्थी के पास घुटने टेके। उसने अपने हाथ कफन पर रखे और फिर बहुत धीरे से उसने कफन का वो हिस्सा हटाया जो चेहरे पर था। राम नाम सत्य है। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चेहरा उसका था, वही चेहरा जो वो हर सुबह शीशे में देखता था। वही माथे पर तिल, वही थोड़ी टेढ़ी नाक, वही होंठ। बस आंखें बंद थी और चेहरे पर एक अजीब शांति थी। वो शांति जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो कहीं और जा चुके होते हैं। भोला का मुंह खुला, आवाज नहीं निकली। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर दो, फिर उसके पांव उठे और वो भागने लगा। पीछे जिस तरफ से आया था उसी तरफ। टॉर्च उसके हाथ में थी मगर वो हिल रहे थे, इसलिए रोशनी कांप रही थी। पेड़ों की परछाई नाच रही थी। वो भागता रहा और उन चारों ने पीछा नहीं किया। ये बात और डरावनी थी। भोला बस स्टॉप तक पहुंचा, हाँफ रहा था, घुटने कांप रहे थे। उसने बेंच पर बैठने की कोशिश की मगर टांगे थमे नहीं। जमीन पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। वो मेरा ही चेहरा था। दिमाग ने यही दोहराया बार बार, एक टूटे रिकॉर्ड की तरह। कुछ देर बाद, कितनी देर बाद उसे नहीं पता, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। रात है, थका हुआ हूँ, ट्रेन में सोया नहीं, दिमाग हेल्यूसिनेशन कर रहा है। वो कोई और रहा होगा,
कोई जो मुझसे मिलता जुलता रहा होगा। अंधेरे में चेहरे अजीब दिखते हैं, मगर वो तिल, माथे पर बाईं तरफ वो तिल, वो उसका था। भोला वहां घंटे भर बैठा रहा। रात और गहरी होती गई। झिंगुर अब भी बोल रहे थे। आसमान में तारे थे बहुत सारे, जो शहर में कभी नहीं दिखते। किसी और वक्त ये नज़ारा उसे अच्छा लगता, मगर अभी नहीं। उसने सोचा वापस चला जाऊं, बस आती होगी सुबह को, यहीं बैठूं रात भर। मगर फिर उसने सोचा, माँ, बाबा, जिग्नेश 3 साल हो गए थे और एक डर के आगे वो भाग जाए। रात में जंगल में अजीब चीज़ें होती हैं। भूत प्रेत वाली बातें गांव में बहुत होती हैं, बचपन से सुनता आया था। मगर वो भोला था, बीएससी किया था, शहर में रहता था, रैशनल था। जो दिखा वो उसकी थकान थी, उसका डर था। उसने एक लंबी सांस ली, उठा, झोला उठाया और फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगल के मुहाने पर पहुंचकर उसने टॉर्च आगे की। रास्ता साफ था, कोई नहीं था। उसने कदम बढ़ाए। पेड़ों के बीच वो जगह आई जहां उसने उन्हें देखा था। जमीन पर कुछ था। उसने टॉर्च नीचे की। फूल थे, कुछ टूटे हुए फूल जो अर्थियों पर सजाए जाते हैं। गेंदे के नारंगी फूल धूल में बिखरे हुए। भोला ने उन्हें देखा, फिर आगे देखा, आगे चला। मन में एक ही बात थी, बस गांव पहुंचना है। गांव के पहले घर की रोशनी दिखी तो भोला की सांस में सांस आई। वो घर था, कच्ची दीवारें, खरपैल के छत, दरवाजे पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। भोला ने उसे देखकर मन ही मन एक शुक्रिया अदा किया। किसे, उसे खुद नहीं पता। वो गांव की गली में घुसा और तब उसने देखा कि पूरे गांव में रोशनी थी, हर घर में। रात के 11 बजे। ये असामान्य था। गांव जल्दी सो जाता है, यहाँ बिजली भी ज्यादा देर नहीं रहती। मगर आज हर घर में बत्ती थी और लोग थे गली में, दरवाजों में खड़े, आपस में धीमे स्वरों में बात करते हुए। कुछ औरतें रो रही थी, बुजुर्ग बैठे थे सिर झुकाए। भोला को कुछ समझ नहीं आया। उसने एक आदमी को पहचाना, रमेश काका, जिग्नेश के पड़ोसी। रमेश काका? उसने पुकारा। रमेश काका ने पलट कर देखा। एक पल के लिए उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे सामने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जो होनी नहीं चाहिए थी। फिर उन्होंने खुद को संभाला। भोला? उनकी आवाज़ कांपी। तू यहाँ? हाँ काका, जिग्नेश की शादी के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब रो क्यों रहे हैं? रमेश काका ने उसे देखा ऊपर से नीचे तक, फिर उनकी आंखें भर आई। भोला बेटे, तू ठीक है? कहाँ से आया अभी? बस स्टॉप से, पैदल। क्या हुआ काका? रमेश काका ने एक लंबी सांस ली। उनकी उंगलियां कांप रही थी। बेटे, आज शाम को तेरे घर से खबर आई थी। तेरी माँ ने फोन किया था जिग्नेश को। भोला के पेट में एक मुट्ठी कसी। क्या हुआ काका? बेटे, शहर में तेरे कमरे में आज दोपहर को तुझे पाया गया था। रमेश काका की आवाज टूट गई और भोला के टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। बाद में, बहुत बाद में, जब भोला अपनी माँ के आंचल में सिर रखे बैठा था और घर में पूरा गांव भरा था, तब धीरे धीरे बातें जुड़ी। उसके पीछे के मालिक ने दोपहर को दरवाज़ा खटखटाया था। कमरे से 2-3 दिन से कोई आवाज़ नहीं आई थी। ना भोला बाहर निकला था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो भोला बिस्तर पर था, आंखें बंद, हाथ पांव ठंडे। एम्बुलेंस आई,
डॉक्टर ने देखा और फिर एम्बुलेंस वाले उसे ले गए। उसकी माँ को खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। बाबा चुप बैठ गए, वो किस्म का चुप जो शब्दों से परे होता है। जिग्नेश ने सबको बताया। पूरा गांव जमा हो गया और गांव के 4 आदमी शहर की तरफ निकले थे रात में अर्थी लेकर भोला को वापस लाने। भोला ने ये सुना, उसने अपनी हथेलियां देखी, वो कांप रहे थे। उसकी माँ उसे पकड़े रो रहे थे, खुशी के आंसू, राहत के आंसू, किसी ऐसी भावना के आंसू जिसका नाम नहीं होता। मगर कुछ था जो भोला के दिमाग में अटक गया था। वो 4 आदमी जो रात को जंगल में मिले थे वो शहर गए थे। शहर और गांव के बीच 100 किलोमीटर का फासला था। वो रात को निकले होते तो घंटों बाद मिलते, अभी नहीं, यहाँ नहीं। और वो फूल, जमीन पर बिखरे गेंदे के फूल, और उस अर्थी पर वो चेहरा जो उसका था। अगली सुबह शहर से खबर आई कि भोला की नब्ज मिली थी, बहुत धीमी मगर थे। हॉस्पिटल में था वो, बेहोश था मगर जिंदा था। गांव में जश्न था, मगर भोला जो गांव में था वो कौन था? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, शायद इसलिए कि जवाब जानते थे मगर जानना नहीं चाहते थे। माँ ने उसे छाती से लगाया और वो लगातार रोती रही। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ नहीं बोले। जिग्नेश मिलने आया, गले लगाया, पीठ थपथपाई। किसी ने नहीं पूछा तू आया कैसे, किसने लाया तुझे। कुछ सवाल होते हैं जो पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव जानता है कि कुछ जगह हैं जहां इंसान और उसकी छाया के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है, जहां जंगल की रात में वो चलते हैं जिनका हिसाब नहीं होता, जहां कभी कभी कोई लौटता है किसी के बुलाए, किसी अनदेखे रिश्ते के खिंचाव पर। माँ ने उस दिन घर के बाहर एक दिया जलाया, कहा किसी ने मेरे बेटे की राह रोशन की, उनका शुक्रिया। किन्हें उसने नहीं बताया और भोला ने नहीं पूछा। हफ्ते भर बाद जब भोला शहर के हॉस्पिटल में होश में आया तो उसे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने बताया सवियर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और किसी स्ट्रेस की वजह से वो कोलैप्सिंग की स्थिति में था। 2 दिन बेहोश रहा। 1-2 घंटे और देरी हो जाती तो शायद बात बिगड़ सकती थी। भोला ने सुना, हाँ किया, घर फोन किया, माँ रोई, बाबा ने कहा जल्दी आ। जिग्नेश की शादी में वो गया था गांव में, 2 हफ्ते रहा, 3 साल बाद वापस आया था और इस बार लगा जैसे कभी गया ही नहीं था। वो जो रात जंगल में बीती उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। एक बार जिग्नेश ने बात छेड़ी तो उसने बस इतना कहा, यार उस रास्ते में कुछ अजीब हुआ था। जिग्नेश एक पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ यार, गांव में सब पता है। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे, फिर जिग्नेश ने विषय बदल दिया और भोला ने जाने दिया। 3 महीने बाद भोला शहर में था, अपने नए कमरे में। उसने पुरानी जगह छोड़ दी थी। एक रात खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसे अचानक याद आया वो 4 लोग जंगल में। उनके चेहरे याद करने की कोशिश की, नहीं याद आए। सिर्फ एक चीज़ याद थी, उनकी आंखें खाली, गहरी, जैसे उनके पीछे कोई और दुनिया हो। और एक बात और याद थी, जब उन्होंने कफन हटाया था अर्थी पर पड़े उस चेहरे से, तो उस चेहरे के होंठ हल्के से मुड़े थे, बहुत हल्के से, जैसे मुस्कुरा रहे हों। उस चेहरे ने, उसके अपने चेहरे ने उसे पहचान लिया था
और उसके बाद ही वो भाग पाया था। भोला ने खिड़की बंद की, बत्ती जलाई और उस रात उसने माँ को फ़ोन किया, बिना किसी वजह के, बस ऐसे ही। माँ ने कहा, बेटा ये तू है या कोई और? मजाक में कहा था, मगर भोला को हंसी नहीं आई। कुछ सवाल होते हैं जो रात के जंगल में खो जाते हैं, और कुछ रातें होती हैं जो हमेशा साथ चलती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उमेश कभी डरता नहीं था, यही उसकी पहचान थी। घर में, दफ्तर में और उन टूटे फूटे रास्तों पर भी जहां कोई दूसरा सेल्समैन जाने की हिम्मत नहीं करता था। 30 साल का, दुबला पतला, पिछले 4 साल से कंपनी के लिए वही इलाके खंगाल रहा था, जहां ना पक्की सड़क थी, ना बिजली के खंभे, बस एक पुरानी राजदूत बाइक, एक झोला जिसमें सैंपल भरे रहते थे और एक रजिस्टर जिसमें ऑर्डर के नाम दर्ज होते थे। दिसंबर का महीना था। उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में जहां जिले की सीमा खत्म होती थी और जंगल शुरू। सर्दी का मतलब था हड्डियों में उतरती हुई एक खामोशी जो रात होते होते इंसान को अंदर से खोखला कर देती थी। उमेश उस शाम बड़गांव से निकला था। वहाँ के एक थोक व्यापारी रामलखन साहू ने कंपनी के लिए नए डिटर्जेंट पाउडर का अच्छा खासा ऑर्डर दिया था। 200 पैकेट उमेश के लिए ये महीने की सबसे बड़ी डील थी। उसका मन खुश था, कदम हल्के थे और बाइक की आवाज़ उस वीरान इलाके में एकमात्र जिंदा शोर की तरह गूंज रही थी। रात के कोई 8:30 बजे होंगे। कोहरा पहले से ही था, वो किस्म का कोहरा जो रोशनी को सोख लेता है, जो हेडलाइट की किरण को 10 फुट आगे जाकर वापस मोड़ देता है, जिसमें पेड़ की शाखें अचानक सामने आती हैं जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा हो। उमेश ने स्पीड कम कर दी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। आंखें जलने लगी थी। उसने बाइक की स्पीड और घटाई, गर्दन थोड़ी झुकाई और रास्ते की मिट्टी को पहचानते हुए चलता रहा। वो रास्ता जानता था, उस पर पहले भी कई बार गया था। दिन में, रात में ये पहली बार था और शायद आखिरी बार भी होना चाहिए था। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते के बाईं तरफ एक विशाल बरगद का पेड़ था। उमेश उसे जानता था। दिन में वो पेड़ बस एक बड़ा घना पेड़ था जिसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं, जिसकी छाया में कभी कभी मवेशी बैठते थे। लेकिन रात में, कोहरे में, हेडलाइट की पीली रोशनी में वो पेड़ एक अलग ही चीज़ लग रहे थे, जैसे किसी ने ज़मीन से उठकर आसमान थामा हो और उसकी हर जटा एक सूखी उंगली हो। उमेश ने बाइक धीमी की, मगर रुका नहीं। तभी उसे दिखा, पेड़ों के जड़ों के पास, जहां जमीन थोड़ी उभरी हुई थी, जहां घास और मिट्टी आपस में गुथी हुई थी, वहां कोई बैठा था। छोटा सा, बहुत छोटा, एक बच्चा। उमेश ने बाइक रोकी, इंजन बंद किया और उस चुप्पी में, जो इंजन बंद होने के बाद वो और भी गहरी हो गई, उसे रोने की आवाज़ आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे सांस लेते लेते कोई रो रहा हो। उसने बाइक किनारे लगाई और उतर गया। पांव जमीन पर पड़े तो ठंड का एहसास हुआ। वैसी ठंड नहीं जो हवा से आती है, बल्कि वैसी जो नीचे से उठती है, मिट्टी से।
जैसे जमीन खुद ठंडी हो। उसने झोला बाइक पर छोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। बच्चा 10-12 साल का लग रहा था। फटे हुए कपड़े, नंगे पांव, बाल उलझे हुए। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठा था और उसके कंधे हिल रहे थे। उमेश उसके पास बैठ गया। कुछ देर कुछ नहीं बोला, बस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। रोने से उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उमेश ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है, कहाँ से आया है, इतनी रात को अकेला क्यों है। बच्चा बोल नहीं पाया, बस ऊपर की तरफ इशारा किया। उमेश ने सिर उठाया और उसकी सांस रुक गई। पेड़ की एक मोटी शाखा पर, वो शाखा जो जमीन से कोई 20 फुट ऊपर थे और जिसे दिन में भी ठीक से नहीं देखा जा सकता था, 2 रस्सियां लटकी थी और उन रस्सियों में 2 जिस्म, एक औरत एक मर्द। दोनों के हाथ बंधे थे, दोनों के पांव हवा में झूल रहे थे। कोहरे में उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन इतना साफ था कि वो मरे हुए थे या होने चाहिए थे। उमेश के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसका पूरा जिस्म एक पल के लिए पत्थर हो गया। बच्चे ने रोते हुए कहा कि ये उसके माँ बाप हैं। उमेश के दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि किसी को खबर करनी होगी, पुलिस, गांव, कोई भी। लेकिन उस वक्त ना मोबाइल था, ना कोई घर पास में। सबसे नज़दीकी बस्ती 3 किलोमीटर पीछे थी। वो उठने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस हुआ। एक आवाज़, हल्की सी, जैसे कोई हंस रहा हो ऊपर से। उमेश ने फिर सिर उठाया और इस बार उसने जो देखा, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में जो सिहरन भेजी, वो मरते दम तक नहीं गई। दोनों, वो औरत और वो मर्द जो अभी अभी बेजान झूल रहे थे, उन दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोल दी थी और वो हंस रहे थे, जोर जोर से, बिना आवाज के। सिर्फ उनके मुंह हिल रहे थे और उनकी आंखें जो अंधेरे में भी चमक रहे थे, वो एकदम लाल थे। खून की तरह लाल नहीं, बल्कि उस लाल रंग की तरह जो किसी अंगारे में होती है, जो बुझने का नाम नहीं लेता। उमेश ने बच्चे की तरफ देखा, वो भी हंस रहा था। बाद में उमेश ने जो बताया, और उसने बहुत कम लोगों को बताया, और जिन्हें बताया उन्होंने कभी यकीन नहीं किया, वो ये था कि उस हंसी में कोई आवाज नहीं थी। पूरी तरह खामोश, जैसे किसी ने आवाज को काट कर अलग रख दिया हो और सिर्फ चेहरे को बचा लिया हो। तीनों एक साथ हंस रहे थे। ऊपर के दोनों झूलते हुए, नीचे का बच्चा खड़ा होकर, और फिर बच्चे ने जो अभी अभी तक सुबक सुबक कर रो रहा था, अपना सिर एक तरफ झुकाया, वैसे जैसे कोई किसी को गौर से देखता है, और उसकी आंखों में वही रोशनी आ गई, लाल, अंदर से जलती हुई। उमेश भागा। वो भागा इस तरह जैसे उसे पता हो कि एक पल की भी देरी मतलब कभी ना लौटना। बाइक तक पहुंचा, किक मारी। पहली बार स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी बार, तीसरी बार। उसने एक बार पलट कर देखा, तीनों अब भी वहीं थे, लेकिन बदल गए थे। ऊपर के दोनों जो अभी अभी फांसी पर झूल रहे थे, अब पेड़ की शाखों पर बैठे थे, उल्टे, सिर नीचे की तरफ, पांव ऊपर, और वो अभी भी हंस रहे थे। वो खामोश, बेआवाज हंसी। और बच्चा वो बाइक की तरफ चला रहा था, धीरे धीरे, बिना जल्दी किए,
जैसे उसे यकीन हो कि उमेश कहीं नहीं जाने वाला। चौथी किक पर बाइक स्टार्ट हुई। उमेश ने गियर डाला और उस रास्ते पर दौड़ा दी जो आगे जाता था, पीछे नहीं, क्योंकि पीछे वो पेड़ था, वो तीनों थे। आगे कुछ भी था, अंधेरा था, कोहरा था, मगर वो आगे था। जब तक वो भागता रहा, उसे पीछे से एक आवाज़ आती रही। वो बच्चे की आवाज़ नहीं थी, वो उस औरत की आवाज़ नहीं थी, वो उस मर्द की भी आवाज़ नहीं थी। वो तीनों की मिली जुली आवाज़ थी जो एक साथ निकल रहे थे, जैसे तीन मुंह से एक ही आत्मा बोल रही हो। और वो आवाज़ थी एक हंसी, अब आवाज़ के साथ। उमेश घर पहुंचा तो रात के लगभग 12 बज रहे थे। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो पहले हंसी, इतनी देर हुई, ठंड में भटकते रहे। फिर उसका चेहरा देखा और हंसी बंद हो गई। उमेश का रंग उड़ा हुआ था, होंठ सूखे हुए थे, आंखें जो पहले से हवा से लाल थी अब किसी और चीज से लाल थी। वो बोला नहीं, अंदर आया, बैठ गया और बहुत देर तक बैठा रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई, और जब आई तो ख्वाब में वही पेड़ था। दूसरे दिन वो बड़गांव की तरफ नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं। उसने अपने मैनेजर को बहाना बनाया, रजिस्टर बंद रखा। एक हफ्ते बाद जब उसे ज़रूरत थी और हिम्मत भी आई, वो उस रास्ते से गुजरा। दिन में, धूप में, बाइक की रफ्तार तेज़ रखी। पेड़ वहाँ था, शाखें थी, जटाएं थी, लेकिन रस्सियाँ नहीं थे। ना कोई बच्चा था, ना कोई निशान। उमेश ने बाइक रोकी, पेड़ के पास गया, उस जगह को देखा जहाँ बच्चा बैठा था। मिट्टी पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, किसी के भी नहीं, उसके अपने भी नहीं, जबकि वो एक हफ्ते पहले इसी मिट्टी पर खड़ा था। उसने पेड़ की उस शाखा को देखा जहाँ रस्सियाँ बंधी थी। छाल थोड़ी घिसी हुई थी, जैसे कोई रस्सी कोई बरसों से बंधी हो और वहाँ की छाल काट हो गई हो। बस यही था। गांव के बुजुर्गों को, जिनसे उमेश ने बाद में पूछा, ऐसे जैसे बस ऐसे ही पूछ रहा हो, उस बरगद के पेड़ का नाम पता था। वो उसे मुराद का पेड़ कहते थे, मगर यह नाम किसी दुआ से नहीं आया था। बात कोई 15-16 साल पुरानी थी, यानी 70 के दशक के आखिर की। उस इलाके में एक परिवार रहता था। आदमी का नाम मुराद अली था, खेतीहर मजदूर, 30 के करीब उम्र, एक बीवी और एक बेटा। बेटे का नाम शायद करण था या कोई ऐसा ही नाम, लोगों को ठीक से याद नहीं था। मुराद अली एक जमींदार के यहाँ काम करता था, वही जमींदार जिसके खेत उस बरगद के पास तक फैले थे। उस वक्त में कर्ज एक पुराना सिलसिला था, बाप का कर्ज बेटे पर, बेटे का कर्ज पोते पर। मुराद का बाप भी उसी जमींदार के यहाँ काम कर चुका था, कर्ज उसे विरासत में मिला था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल नहीं हुई, मुराद के पास अनाज नहीं था, पैसा नहीं था। जमींदार का आदमी आया और कहा कि अब खेत के बदले बीवी काम करेगी, घर का। मुराद ने इनकार किया। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने खुलकर नहीं बताया, सिर्फ इतना कि मुराद अली और उसकी बीवी, जिसका नाम रुकया था, एक रात उस बरगद के पेड़ पर पाए गए, फांसी पर दोनों। गांव के लोगों ने कहा कि उन्होंने खुद जान दी, पुलिस आई, देखा, लिखा, चली गई। लेकिन जो बात कभी दर्ज नहीं हुई और जो सिर्फ उस गांव के कुछ बूढ़े लोग जानते थे, वो ये थी कि उस रात मुराद और रुकया के हाथ बंधे हुए थे, पीठ के पीछे रस्सी से,
खुद अपने हाथ बांधकर कोई फांसी नहीं लगाता, और उनका बेटा करण जो उस रात घर पर था, जो सुबह जब लोग पेड़ के पास गए तो वहाँ था, जो रोते हुए चीखते हुए वहाँ बैठा था, वो बच्चा उसके बाद कभी नहीं मिला। किसी ने उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा होगा, किसी ने कहा कि वो खुद चला गया, मगर सच ये था कि वो बस गायब हो गया उसी रात। उस जमींदार का घर 3 साल बाद जल गया। आग किसकी लगाई यह कभी पता नहीं चला। उसका पूरा खानदान उस गांव से चला गया, और वो पेड़ जिस पर मुराद और रुकैया को मारकर लटकाया गया था, वो पेड़ आज भी वहाँ है। उसकी जटाएं और लंबी हो गई हैं, उसकी जड़ें और गहरी हो गई हैं। लोग उस रास्ते से रात को नहीं जाते, जो जाते हैं वो लौट कर या तो कुछ नहीं बताते या फिर कुछ ऐसा बताते हैं जिस पर कोई यकीन नहीं करता। उमेश ने वो नौकरी 1 साल बाद छोड़ दी। उसने कभी ये नहीं कहा कि उस रात की वजह से छोड़ी। उसने कुछ और बहाने बनाए, घर के, शहर के, पैसों के। लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्होंने नोट किया कि उसके बाद वो कभी अकेले रात को बाहर नहीं निकला, कभी नहीं। उसकी बीवी ने एक बार पूछा बरसों बाद कि उस रात क्या हुआ था। उमेश ने कहा, कुछ नहीं, बस कोहरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसी रात जब वो सो गया और बीवी जाग रहे थे, उसने देखा कि उमेश की नींद में उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बोल रहा था। वो करीब गई, सुना। उमेश कह रहा था बार बार, बहुत धीरे, बिना रुके, रस्सी रस्सी रस्सी। उसकी बीवी उस रात सोई नहीं, और बाद में उसने किसी को नहीं बताया। कुछ बातें बताई नहीं जाती, इसलिए नहीं कि उन पर यकीन नहीं होता, बल्कि इसलिए कि जब उन्हें ज़ुबान पर लाते हैं तो लगता है जैसे कहीं कोई सुन रहा है और इंतज़ार कर रहा है, खामोश लाल आँखों से किसी पेड़ की शाखों पर उल्टा बैठा हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।